बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने क्वेश्चन शुरू करना है मार्वल इंजीनियरिंग लिमिटेड के नाम से, जो कि एक तफसीली क्वेश्चन है किस कैश फ्लो का, जिसके अंदर अब तक की सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट होंगी आपके सामने जो आप देखेंगे। क्वेश्चन रवायती तौर पर वही है जो कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी हुई है, लेकिन पेपर में इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पहला कॉलम कौन सा है। तो रिपोर्टिंग फॉर्मेट में हमेशा पहला कॉलम करंट पीरियड होता है और उसके बाद दूसरा वाला कॉलम कंपैरेटिव कहलाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा रिपोर्टिंग वाला कॉलम बाद में दिया होता है, तो ये ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। तो पहला कॉलम जो है वो क्लोजिंग बैलेंस है और दूसरा कॉलम ओपनिंग बैलेंस है। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं और हमारा करंट पीरियड लिखा हुआ है 30 जून 2012, तो उससे हम पहचान लेंगे हमारा करंट रिपोर्टिंग पीरियड कौन सा है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की ओपनिंग WDV 410 है, क्लोजिंग WDV 633 है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 410 से 633 तक कैसे पहुंचा, उसके लिए आपको नीचे अदर इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो अगर आप देखें तो उसके इसके रेफरेंस से आपको ये बताया गया है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी recognize a provision for impairment in respect of one of its plant amounting to rupees 11 million। आप सब मुझे बताइए इम्पेयरमेंट की क्या एंट्री बनती है, इम्पेयरमेंट की क्या एंट्री बनती है। मैं आप सबसे पूछा व्हाट इज द एडजस्टमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सब लोग बताएंगे मुझे इम्पेयरमेंट की एंट्री प्लीज, तवज्जो से। इम्पेयरमेंट की क्या एंट्री बनती है, आप सबसे पूछ रहा हूँ इम्पेयरमेंट की एंट्री क्या बनती है। एंट्री बनती है इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, जिसका इम्पैक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, एंड अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट क्रेडिट। लेकिन कैश फ्लो के लिहाज से क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में WDV लिखी हुई दिखती है हमें, तो हम अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट के बजाय हम डायरेक्ट एसेट अकाउंट को भी क्रेडिट कर सकते हैं। यस और नो, ताकि हम उसके अगर हम अकाउंट बना रहे हैं WDV अप्रोच से तो हम कॉन्ट्रा मेंटेन नहीं करते। इस बात का सेंस होना चाहिए आप, क्योंकि हम एसेट के बैलेंस कहाँ से उठा रहे हैं, SOFP से, और SOFP के अंदर जो बैलेंसेज होंगे वो एसेट की कॉस्ट में से उनके कॉन्ट्रास्ट माइनस करने के बाद होंगे। यस और नो। तो हमें SOFP से मेजोरिटी केसेस में जो बैलेंस मिलेगा वो यकीनन क्या होगा, WDV होंगे। यस और नो, आप मुझे इस बात का जवाब दें। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पर आज अभी अकाउंट ओपन करना चाहता हूँ वर्किंग्स करके, और वर्किंग नंबर 1 करता हूँ मैं किसके लिए, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के लिए, आपको समझाने के लिए कि जो डेटा मिलता जा रहा है जिसकी मुझे पॉसिबल वर्किंग करनी पड़ेगी। तो ये मैंने लिखा यहाँ पर कि भाई मैंने PPE का अकाउंट ओपन किया, कौन सी अप्रोच, WDV अप्रोच, और यहाँ रख दिया मैंने बैलेंस BD। आप मुझे बताइए मुझे PPE के अकाउंट में कितना बैलेंस BD रखना चाहिए इसका। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का मुझे बैलेंस BD क्या रखना चाहिए इस अकाउंट के अंदर, आप सबसे पूछ रहा हूँ मैं। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट में मुझे बैलेंस BD क्या रखना चाहिए बेटा, आप सबसे पूछ रहा हूँ। गुड, 410। अब मुझे नहीं पता कि इस 410 में ड्यूरिंग द ईयर कितना इजाफा हो रहा है। अभी तक मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन इतना क्वेश्चन मैंने पढ़ा है और अदर इंफॉर्मेशन को मैं साथ कंसीडर कर रहा हूँ, उससे मुझे पता लगता है इस अकाउंट में 11 मिलियन से कमी आई है इम्पेयरमेंट चार्ज करने की वजह से।
इस अकाउंट में 11 मिलियन से कमी आई है इम्पेयरमेंट चार्ज करने की वजह से, यस और नो बताइए। ऐसा ही है बेटा, सब लोग बोलिए। और इस अकाउंट में 50 मिलियन से कमी आई है डेप्रीसिएशन चार्ज करने की वजह से। क्या कहते हैं आप सब? तो मैं ये दोनों इफेक्ट्स यहाँ रिकॉर्ड अगर कर लूँ, तो इस अगर मैं WDV अप्रोच से एंट्री बनाता हूँ डेप्रिसिएशन की, तो एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 50 से और पीपी कट। फिर मैं दूसरी एंट्री बनाता हूँ इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 11 से पीपी कट। अभी मैं इस अकाउंट को ओपन ही छोड़ता हूँ क्योंकि हो सकता है मुझे इस अकाउंट के बारे में और मालूमात मिल जाए क्वेश्चन पढ़कर। ठीक है जी। यहाँ तक जो इफेक्ट्स आने चाहिए इस अकाउंट में, क्योंकि यह अकाउंट मेरे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अकाउंट से मुझे क्या मिल सकते हैं, एडिशंस। तो लिहाजा मैंने इस अकाउंट को बनाना शुरू कर दिया जहां तक मुझे इसकी जरूरत है। बताइए सबको। अच्छा जी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मुझे दिखता है यहाँ पर कि भाई मेरे पास साल के स्टार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 100 थी, अब 130 हो गई। तो अगर क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता तो मैं 30 को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का एडिशन मान लूंगा, इसको भी क्या दिखाऊंगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर इसके बाद करंट एसेट्स आप जानते हैं, इसका चेन हम कहाँ दिखाएंगे, वर्किंग कैपिटल में ओपनिंग इन्वेंट्री कम है, क्लोजिंग ज्यादा है, इंक्रीज है। ट्रेड डेट्स 57 है और ये 133 है, डिफरेंस इंक्रीज है। लेकिन मैं इसकी बात कर रहा था कि जो ट्रेड डेट्स होते हैं एसओएफपी में, ये प्रोविजन की वैल्यू लेस करने के बाद है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 इस पे इम्प्लीमेंट हो। It is the policy of a company to maintain a provision for doubtful debt at 5% of trade debts. कंपनी की ये पॉलिसी, कंपनी अपने ट्रेड डेट्स पर कितना प्रोविजन बनाती है, 5%। ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड डेट्स अमाउंटिंग टू ₹6 million, लास्ट ईयर 2 million वर रिटर्न ऑफ। तो हमें तो खाली इस साल का इफेक्ट लेना है, लेकिन वो कहता है कंपनी की पॉलिसी है कि वो 5% डेटर की वैल्यू को डाउटफुल मानते हुए उसको एसओएफपी का पार्ट बनने नहीं देती। तो बताइए, अगर एक वैल्यू का 5% एसओएफपी में नहीं गया तो फिर एसओएफपी में जाने वाला अमाउंट क्या होगा। तो जो ट्रेड डेट की वैल्यू है उसको हम अज्यूम करेंगे ये बैलेंस 95% है। मिसाल के तौर पर अगर असल वैल्यू 60 है, 60 डेटर का असल बैलेंस 60 था, तो जरा आप मुझे बताइए 60 का अगर मैंने 5% निकाला तो आंसर क्या बना। 60 का 5% अगर मैं निकालू तो आंसर क्या बनेगा, नहीं बेटा 57 नहीं, 60 का 5%, 60 का 5% 3 बनेगा। तो हम मैं बोलूंगा 60 इज द बैलेंस सीडी ऑफ डेटर अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर, और उस 60 पे हमने 5% अगर क्या बनाया है, प्रोविजन बनाया है, तो प्रोविजन का बैलेंस 3 है। और अगर मैं 60 में से इस 3 को नेट कर दूं तो मेरे पास डेटर की नेट वैल्यू कितनी बचती है, 57। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस 57 से वापस इस 3 को वर्कआउट करना चाहता हूं तो मुझे 57 का 3% लेना चाहिए, या मुझे 57 को 95% मानते हुए, अगर मैं 57 को 95% मानता हूं तो मैं 57 को डिवाइड बाय 0.95 करके इसका 100% बैलेंस निकाल सकता हूं। अगर आप अपने अपने कैलकुलेटर में 57 को डिवाइड बाय 0.95 करें तो आपको आंसर 60 मिल जाए, और आप 60 का आप 5% बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। और एक तरीका ये है कि आप 57 को 95 माने तो आप उसको डिवाइड बाय 95 करें और मल्टीप्लाई बाय 5 करें,
तो जो वैल्यू इसमें से एक्सक्लूड हो चुकी है वो आपको मिल जाएगी। क्या कहते हैं आप सब? ऐसा है कि क्या आपको 3 मिल रहा है? तो ऐसा करने का हमें बेनिफिट हुआ कि अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक अकाउंट ओपन करने लगा हूँ, उसका नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। टैक्स के अंदर भी अकाउंट बहुत काम दे सकता है आपको। जो आपका टैक्स के अंदर एक्सपेंस चार्ज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो आपको एड बैक करवाना होता है। और जो आपने डेटर्स राइट ऑफ किए होते हैं उनको आपने क्लेम करना होता है बतौर एक्सपेंस, अगर आपको सारी बातें याद है। तो इस तरीके से मैं सबसे पहले डेटर का जो कॉन्ट्रा है वो कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पे आएगा। इसका बैलेंस बीडी मैं एस्टिमेट करता हूँ कैसे कि अगर 57 जो है वो 5% प्रोविजन बनाने के बाद है, 57 खुद कितना हुआ? 95 हुआ, और उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो यहाँ आंसर क्या बनेगा बताइए? 3। गुड। क्वेश्चन कहता है ड्यूरिंग द ईयर आपने 6 मिलियन के बैड डेट्स क्या किए? राइट ऑफ किए। तो बैड डेट की एक आसान एंट्री तो ये है कि बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट। याद होगा आपको बेटा, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट डेटर अकाउंट क्रेडिट, कि डेटर का जितना बैलेंस कंफर्म बैड है उसको राइट ऑफ कर दो। यस और नो? तो बैड डेट डेबिट करके आप एक्सपेंस मान लेते हैं, और डेटर क्रेडिट करके आप उसको डेटर के अकाउंट से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। अच्छा, अब ये है कि अब आपको एक मसला लाहक होता है, वो ये है कि जब आपको नहीं पता होता कि इस डेटर के अगेंस्ट आपने माजी में कोई प्रोविजन बनाया था या नहीं बनाया था, तो उसके लिए एक आसान अप्रोच ये है कि आप इसको बेडेड अकाउंट में डेबिट ना करें, बल्कि आप इसको प्रोविजन के अकाउंट में डेबिट कर दें। मतलब आप एक एंट्री पास करें। वो एंट्री क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट 6 मिलियन से डेटर क्रेडिट 6 मिलियन से। प्रोविजन आपने डेबिट कर दिया 6 मिलियन से, डेटर आपने क्रेडिट कर दिया 6 मिलियन से। तो जब आप ये इफेक्ट जाएगा डेटर के अकाउंट में, अकाउंट रिसीवेबल के अकाउंट में, और जो डेबिट वाला इफेक्ट है वो आ जाएगा इस अकाउंट में। इस अकाउंट को आप 6 मिलियन से डेबिट कर दें और यहाँ रेफरेंस लिख दें डेटर का, जिसका मतलब ये होगा कि आपने डेटर अकाउंट से 6 मिलियन राइट ऑफ किए। अच्छा, अब यहाँ लिख दें आप इसका बैलेंस सीडी, किसका? प्रोविजन का, जो कि आपके क्लोजिंग डेटर का 5% है। तो जो आपका ट्रेड डेट्स का बैलेंस है यहाँ पर 133, ये 133 बैलेंस जो है वो 5% प्रोविजन माइनस करने के बाद है। इसको भी आप मानिए कितना? 95%। इसको डिवाइड बाय 95 कीजिए, मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए, बताइए क्या आंसर आता है? आपने कहा 133 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 95, क्या आंसर आया बेटा? 7। आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना इम्पैक्ट ट्रांसफर किया? ठीक है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका ओपनिंग प्रोविजन 3 था और अब आपको डेटर के ऊपर क्लोजिंग प्रोविजन 7 चाहिए, तो 3 को 7 बनाने के लिए आपने एक्सपेंस बढ़ाया कितने से? 4 से। यस और नो? बोले। और 6 से आपने डेटर को राइट ऑफ किया, तो जो बैड डेट बना वो 6 से मजीद बन गया, कंफर्म।
प्रोविजन इंक्रीज हुआ 3 और 7 के डिफरेंस है, बैड डेट हुआ 6 के डिफरेंस है, यहाँ से जो इम्पैक्ट जा रहा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो 10 से जा रहा है। तो हम इस साल जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं वो 10 का चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप टैक्स की भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये अकाउंट आपको बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ये 10 वाला इम्पैक्ट एडबैक करवाना है, क्योंकि टोटल एक्सपेंस आपने चार्ज किया 10 का, जिसमें 4 का प्रोविजन है और 6 का कंफर्म बैड डेट है। तो आप ये पूरा का पूरा इम्पैक्ट एडबैक करवा दें और इसके बदले आप लेस करवाएंगे इसको, क्योंकि ये बैड डेट राइट ऑफ हुआ है। तो लॉ इसको डिसअलाउ कर रहा है और इसको अलाउ कर रहा है। इस तरह कैश फ्लो के अंदर भी ये इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, एडबैक हो जाएगा। इसलिए हमने इसको क्या किया, कैलकुलेट किया 12। फिर आगे बात जाएगी हमारी, अदर रिसीवेबल 120 के हैं, यहाँ 100 के हैं, कैश एट बैंक। तो कैश फ्लो की एक खास बात है कि कैश फ्लो का क्या आंसर आना है वो आपको कैश फ्लो देख के पता लग जाता है। फिर कैश फ्लो का आपका ओपनिंग बैलेंस 39 है और क्लोजिंग बैलेंस 31 है। तो ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग बैलेंस आपका 8 मिलियन से कम है। यस और नो बताइए। बोले बेटा सब लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश जो है वो 8 मिलियन से क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। तो आपका कैश फ्लो का आंसर 8 ही आना है। क्या कहते हैं आप? आपका कैश फ्लो का आंसर 8 ही आना है। सही। मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ऐसा है? अगर आपने वाकई कैश फ्लो देखा है तो आपको पता है कि आपका आंसर कैश फ्लो का 8 ही आना है। जैसे उस 8 -8 में आप 39 का करेंगे, प्लस करेंगे तो आपका क्लोजिंग आंसर 31 के बराबर आएगा। अच्छा, उसके बाद शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल ओपनिंग 440 है और क्लोजिंग 494। शेयर प्रीमियम ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग है। तो जब भी आपको शेयर प्रीमियम दिखे बढ़ता हुआ तो इसका मतलब यह है कि कंफर्म आपने शेयर इशू किए अगेंस्ट कैश। कैश फ्लो के अंदर जो शेयर इशू आता है वो कौन सा आएगा, अगेंस्ट कैश वाला। अगेंस्ट कैश कौन से शेयर होते हैं, राइट शेयर होते हैं, याद है? राइट शेयर स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी में आ गए, राइट शेयर्स स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में आ गए, राइट शेयर्स ईपीएस में आ गए। तो जब भी आपको शेयर प्रीमियम बढ़ता हुआ दिखाई दे तो मतलब यकीनन आपने अगेंस्ट कैश शेयर इशू किया। आप कभी भी 440 और 494 के डिफरेंस को इशू ऑफ शेयर्स नहीं मान सकते, मतलब यानी कि प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर नहीं मान सकते। वो इसलिए कि इसमें कोई बोनस एलिमेंट भी होगा और बोनस एलिमेंट जो है वो कैश फ्लो आइटम नहीं है। उसके बदले आपके पास कोई कैश इनफ्लो नहीं हुआ। ऐसा है बेटा? आप सबका जवाब दरकार हो, ऐसा है या नहीं? अच्छा, उसके बाद रिटेन अर्निंग्स 110 और 133, 110 और 133। तो क्या हो रहा है रिटेन अर्निंग के अंदर? इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसमें ऐड हो रहा है। यस और बताइए, 110 में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड करें, किया ऐड आप लोगों ने? तो अगर 110 में हम 67 ऐड कर दें, 110 में हम 67 ऐड कर दें तो फिर हमारा बैलेंस क्या होना चाहिए? वो सबसे पूछ रहा हूँ, अगर सब कैलकुलेट उठा के 177 और हमें रिटेन अर्निंग का बैलेंस कितना देखने को मिल रहा है, 133, तो इसका मतलब यानी कि ये बैलेंस कम भी हुआ है। तो वो कौन सा रीजन होगा जिसके बिना पर रिटेन अर्निंग का बैलेंस कम हुआ है? डिविडेंड भी हो सकता है और डिविडेंड के अंदर बोनस शेयर भी हो सकता है। गुड, जबरदस्त। अगर कुछ ना लिखा हो तो हम इसको क्या करेंगे, कैश डिविडेंड मान लेंगे। और कैश डिविडेंड है इस बात का सबूत हमारे पास ये डिविडेंड पेएबल के नाम से मौजूद है। और जब भी ख्याल रखिएगा
डिविडेंड पेएबल का हेड मौजूद हो तो हमेशा आपने डिविडेंड डिक्लेरेशन वाली एंट्री बनानी है। क्या? रिटेन्ड अर्निंग डेबिट। क्या एंट्री बनानी है, जरा आप बताएं मुझे। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, कैशियर बैंक करे, डिविडेंड पेएबल करे। हाँ, डिविडेंड पेएबल करे, जबरदस्त। यानी अगर आपको यानी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए एसओएफपी में डिविडेंड पेएबल का हेड दिख रहा हो तो आपको हमेशा डिविडेंड पेएबल क्रेडिट करना है, और फिर डिविडेंड पेएबल अकाउंट से आपको पता लगेगा आपने कितना डिविडेंड पे किया है। हाँ, अगर आपके पास कोई डिविडेंड पेएबल का अकाउंट ना हो तो फिर आपको डायरेक्ट नेट एंट्री अज्यूम करनी है और रिटेन अर्निंग डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। अगर ये अकाउंट ना होता, ये अकाउंट ना होता, ये बैलेंस ना होता तो मैं डिविडेंड को क्या करता, पेड ही मानता। यस और नो? गुड। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स 110 थे, 330 हो गए, इजाफा हुआ है। ग्रेचुटी पेबल 50 था, 55 हो गया। देखते हैं डेफर्ड टैक्स। मैंने आपको बताया कि डेफर्ड टैक्स आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो आप डेफर्ड टैक्स इत्तफाकन आ गया है तो आप इसको इस टैक्स टेबल में ऐड करवा देंगे। तो 21 + 5 26 और 15 एंड 12 क्या बन जाएगा, 27। ठीक है, हो गया। उसके बाद ट्रेड पेबल्स है हमारे पास 56, ओपनिंग है, क्लोजिंग 73 है, नेट क्या है, इंक्रीज है। अच्छा, डिविडेंड पेबल का हेड हमने कहा था डिविडेंड डिक्लेयर्ड निकाल के हम यहाँ पुट करेंगे, यहाँ से हमें डिविडेंड पेड मिल जाएगा। रेवेन्यू 654 मिलियन, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, क्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया, फाइनेंशियल चार्जेस आ गए, अदर इनकम भी आ गई, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आ गया, इनकम टैक्स एक्सपेंस भी आ गया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया। तो हमारा कैश फ्लो कहाँ से शुरू होगा बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितने से? 88 मिलियन। यस और? आइए अदर इंफॉर्मेशन आगे पढ़ते हैं। मैं यहाँ तक पढ़ चुका हूँ। कहता है ट्रेड एंड अदर पेबल इंक्लूड अक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹7 मिलियन, और 2011 में 3 मिलियन। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस का क्योंकि आप अलग से ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको अपने ट्रेड और अदर पेबल्स के बैलेंस में से 7 और 3 मिलियन का करना है, लेस करना है। इस ओपनिंग बैलेंस में आपके पास 3 मिलियन का बैलेंस है, तो अगर 56 में से 3 माइनस कर दिए जाए तो ये बैलेंस 53 मिलियन बचता है, और 73 में से अगर 7 माइनस कर दिया जाए तो ये बैलेंस 66 बचता है। 66 और 53 का डिफरेंस बताइए क्या बनता है? 66 और 53 का डिफरेंस बताइए क्या बनता है? 13। 13 से हमारे ट्रेड पेबल्स की वैल्यू क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। इसको चेंज इन वर्किंग कैपिटल में आप क्या करेंगे, ऐड होता हुआ दिखाएंगे। यस और? तो इस बैलेंस में अगर इंटरेस्ट पेबल का बैलेंस शामिल हो गया है तो पहले आप उसमें से क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे। इसमें 3 था, माइनस कर दिया, इसमें 7 था, माइनस कर दिया, फिर इन दोनों का डिफरेंस। करेक्ट? क्योंकि इंटरेस्ट एक्सपेंस को आप अलग से ऐड करवा के पेड होता हुआ दिखाएंगे, लिहाजा आपको इंटरेस्ट पेबल का एलिमेंट यहाँ से रिमूव करना क्या होगा, जरूरी है। उसके बाद ऑन 15 जुलाई 2012 MEL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, 15 जुलाई 2012 की बात कर रहे हैं। आज हम कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप फिर देखिएगा। हम स्टैंड करते हैं 30 जून 2012। तो ख्याल रखिएगा 2012 का डिविडेंड
जो होगा वो 2012 खत्म होने के बाद डिक्लेयर हो रहा है फाइनल, उसका इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो याद करें 2012 में कौन सी डिविडेंड के इम्पैक्ट आ रहे होंगे, एक जो 11 का फाइनल होगा, यस और दूसरा जो 12 का इंटरिम होगा। ये वाली बात याद है। अच्छा, तो कहता है MEL's बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% फॉर द ईयर एंडेड 30/2012। ईयर एंड के बाद 2012 का 10% डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, इसका 12 में कोई इम्पैक्ट नहीं। कहता है 11 में आपने 5% कैश डिविडेंड और 5% बोनस डिविडेंड डिक्लेयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5% आपने किस वैल्यू का परसेंटेज बना के लेना है, डिविडेंड इज ऑलवेज पेड एज अ परसेंटेज ऑफ शेयर कैपिटल। तो जरा निकालिए ओपनिंग शेयर कैपिटल का, जो 11 का क्लोजिंग है वो 12 का ओपनिंग है, और फाइनल डिविडेंड हमेशा ओपनिंग शेयर कैपिटल का परसेंटेज बन के कैलकुलेट होता है। 440 का 5%, कोई 22। अच्छा, 22 से एंट्री बनी रिटेन्ड अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। ठीक है जी, मैं साथ साथ एक काम और कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ अकाउंट बना रहा हूँ आप लोगों की आसानी के लिए, वरना ये बात तो मैं वर्बली में एनालाइज कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको भी एनालाइज करने में फिल वक्त डिफिकल्टी हो रही हो तो आपको भी चाहिए कि आप अकाउंट ओपन करते जाएं, कॉन्सेप्ट कनेक्ट करते जाएं। रिटेन अर्निंग्स का अकाउंट ओपन किया, ये रिटेन अर्निंग्स का यहाँ पर बैलेंस BD लिखा। रिटेन अर्निंग का बैलेंस BD कितना है, 110 है। इस बैलेंस को वो कौन सी चीज है जो बढ़ा रही है, वो है इस साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो कि 67। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस अकाउंट में क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। ठीक है, उसके बाद हमने एक अकाउंट और ओपन किया, किस नाम से, डिविडेंड पेएबल के नाम से। डिविडेंड पेएबल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस 2 है और क्लोजिंग बैलेंस 4 है। हम बोलेंगे बैलेंस BD 2 और बैलेंस CD 4। हमने कैश डिविडेंड की, जो कि 2011 का फाइनल डिविडेंड था, उसकी एंट्री बनाई रिटेन अर्निंग डेबिट 22 से, और यहाँ रेफरेंस दिया डिविडेंड पेएबल। और डिविडेंड पेएबल अकाउंट क्या कर दिया, 22 से करेक्ट कर दिया रिटेन अर्निंग के रेफरेंस। तो अगर यहाँ पर पहले से मौजूद बैलेंस 2 रुपए था और उसमें 22 रुपए का क्या हुआ है, इजाफा हुआ है, तो अगर डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर पे ना हुआ होता तो यहाँ पर हमारा बैलेंस CD 24 होना चाहिए था। यस और नो, बताइए आप सब। लेकिन अगर हमारा बैलेंस CD 4 रुपए है तो बताइए ड्यूरिंग द ईयर हमने इस लाइबिलिटी को सेटल कितने से किया है, 20। तो इस तरह आपको डिविडेंड पेड की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ना सिर्फ आपने कैश डिविडेंड दिया है 2011 का, बल्कि 5% 2011 के बोनस शेयर भी इशू किए। तो बोनस शेयर की एंट्री भी 5% अमाउंट से बननी है, और वो 440 का ही 5% है, तो इसकी एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग डेबिट 22 से और शेयर कैपिटल क्रेडिट 22। अब आप इस बात को समझिएगा जरा सब लोग तसल्ली से, कि अगर इस 440 के अंदर 22 का इजाफा बोनस शेयर की वजह से हो रहा है, तो जरा सब लोग 440 में 22 प्लस कीजिए। सब लोग 440 में 22 प्लस कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ 440 462 बना है बोनस शेयर की वजह से।
लेकिन अब वो 462 से जो 494 बना है, तो 462 को 494 बनाने के लिए इजाफा कितने से हुआ? 462 को 494 बनाने इजाफा कितने, तो 32 से। तो 32 का इजाफा जो हुआ यकीनन वो कैश में शेयर इशू करके हुआ है, और उस पे 8 रुपए क्या मिला है, प्रीमियम मिला है। तो 32 और 8 क्या हुआ है बेटा, 40 हो गए ना। तो 40 रुपए से एंट्री बनी होगी कैसे, 40 मिलियन से वैसे तो। कैश या बैंक डेबिट 40 से, शेयर कैपिटल क्रेडिट 32 से, और शेयर प्रीमियम क्रेडिट 8 से। तो यकीनन अगर 440 में 22 का इजाफा बोनस शेयर की वजह से हो रहा है, तो बाकी इजाफा शेयर इशू करने की वजह से हो रहा है अगेंस्ट कैश। तो शेयर इशू करके बताएं आप सब लोग, हमने कितना कैश जनरेट किया, कितना कैश हमारी जेब में आया शेयर इशू करने की वजह से, आप सब बताइए। सबसे पूछो, प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना होगा? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना होगा? प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स कितना होगा? देखिए मैं फिर आपके सामने रखता हूँ। 440 का 5% निकाला, कितना बना, 22। तो 22 से हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं, वो बोनस शेयर इसी में आके ऐड हो जाएंगे रिटेन अर्निंग डेबिट होने के बाद। यस और नो, आप सब बताइए। एंट्री बनी रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो अगर 440 में 22 का इजाफा बोनस शेयर की वजह से माने, तो हमारा ये बैलेंस क्या बन जाता है, 462। यस और नो यार, जवाब दें आप लोग, रुक गए हैं एक जगह पर। तो फिर 462 में मजीद कितना इजाफा हो रहा है, 32 का। तो वो क्यों हो रहा है, वो भी बोनस शेयर है क्या, जरूरी नहीं। तो जो शेयर प्रीमियम आपका ओपनिंग नहीं है और क्लोजिंग है, ये इस बात का सबूत है कि शेयर प्रीमियम जब ही बढ़ता है जब आप कैश में शेयर इशू करें। तो आपका 32 का जो इजाफा हुआ है शेयर कैपिटल में, और 8 का इजाफा हुआ है शेयर प्रीमियम में, यानी टोटल इजाफा हुआ है 40 से। तो इसका मतलब यकीनन आपको 40 मिलियन की सेल प्रोसीड, 40 मिलियन की प्रोसीड्स मिली हैं फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। यस और नो? सब बताएं बेटा, सब बताएं प्लीज, सब बताएं, सब पार्टिसिपेट करें। ऐसा है कि नहीं? चलें, गुड, जबरदस्त। उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स है। ठीक है, ये सारी बात मैं कर चुका था वैसे आपसे। तो असल में पॉइंट नंबर 4 पढ़ा था और मैं इसकी इम्प्लीकेशन आपके सामने रखी, क्या हमें क्या क्या चीजें मिल चुकी है। अब वो कहता है अदर इनकम कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग। अब जो अदर इनकम है उसमें क्या क्या शामिल है, डिविडेंड मिला है आपको, तो आपने डिविडेंड रिसीव किया, डिविडेंड आपकी अदर इनकम बन गई। इसको आपने दिखाना है कहाँ पर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जो आपने रिसीव किया डिविडेंड। तो आप इसको यहाँ से क्या करवा देंगे, लेस करवा देंगे। गेन ऑन सेल ऑफ व्हीकल्स, आपने कुछ व्हीकल डिस्पोज ऑफ किए, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितनी डब्ल्यूडीवी का डिस्पोजल हुआ है, बताइए सब लोग। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितनी डब्ल्यूडीवी का डिस्पोजल हुआ है, बताइए सब लोग। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितनी डब्ल्यूडीवी का डिस्पोजल हुआ है, सब बताइए प्लीज। 5 मिलियन का लिखा हुआ है ना, 5 मिलियन। इस 5 मिलियन की एंट्री जरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अकाउंट में क्या बना रही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट हुआ 5 मिलियन से, और रेफरेंस किसका आया, डिस्पोजल अकाउंट।
इसका मतलब इस अकाउंट में होने वाली सारी क्रेडिट एंट्रीज तो हमारे सामने आ गई। अब ये सारी एंट्रीज परफॉर्म करने के बाद हमारा इस अकाउंट का बैलेंस सीडी कितना है? 633, 633 वो लिख दिया मैंने यहाँ। तो फिर आप सबसे सवाल क्या है बताइए, अगर ओपनिंग बैलेंस 410 50 कम करने के बाद, 11 कम करने के बाद, 5 डिस्पोज ऑफ करने के बाद भी 633 बना है, तो यहाँ यकीनन कुछ ना कुछ आया है जिसकी वजह से ये बैलेंस सीडी ज्यादा आ रहा है। क्या कहते हैं आप लोग? एडिशन। बेटा कितने से एडिशन आ रहा है आप सब बताइए, एडिशन कितने से आ रहा है? सब लोग कैलकुलेट कीजिए कितने से एडिशन आ रहा है। 289। लेकिन इसमें एहतियात करने की जरूरत है, कहीं यहाँ पर कोई एसेट की मतलब कुछ इजाफा जो एसेट की डब्ल्यूडी में हो रहा है वो कहीं रीवैल्यूएशन की वजह से तो नहीं हो रहा। असनैन बेटा 223 है या 289 है? ये सब प्लस करके इनमें से ये माइनस कर, 289। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ डिफरेंस 289 का आ रहा है। इसमें इस बात की एहतियात करने की जरूरत है कि हो सकता है कुछ इजाफा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में रीवैल्यूएशन की वजह से हुआ। तो अगर कोई रीवैल्यूएशन होती तो हमें एसओएफपी के अंदर इक्विटी साइड पे रीवैल्यूएशन सरप्लस दिखता। लेकिन अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? ना एसेट रीवैल्यूएशन की वजह से डेबिट हुआ है, ना रीवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब ये 289 का जो इजाफा है पूरा का पूरा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो है वो वाकई क्या हुआ? एडिशन हुआ। लिख दिया आपने 289 एडिशन। इस एडिशन को हमने कहा दिखाना है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये हमें यहाँ से एक इंपॉर्टेंट वैल्यू मिल गई। फिर क्वेश्चन कहता है कि आपने ग्रेचुटी पे की है कितने से? 6 मिलियन से। अगर हम ग्रेचुटी पेएबल की तरफ चले जाएं तो हमारा ग्रेचुटी पेएबल का बैलेंस जो है वो 55 है। यस और नो? तो 55 का बैलेंस 6 मिलियन पे करने के बाद या उससे पहले, आप मुझे बताइए। 55 मिलियन का जो बैलेंस है वो 6 मिलियन को पे करने के बाद या उससे पहले? पे करने के बाद। गुड, जबरदस्त, क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस सीडी है। तो अगर ये 6 मिलियन पे ना होते तो ये बैलेंस क्या होता? अगर ये 6 मिलियन पे ना होता तो बैलेंस क्या होता? सब बताइए। 61 मिलियन होता। तो इसका मतलब आपको मानना पड़ेगा पहले 50 जो है वो 11 से बढ़कर 61 बना है। यस और नो? इस 50 में इजाफा हुआ है 11 का, जिसकी एंट्री बनी है ग्रेचुटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेचुटी पेएबल क्रेडिट, कितने से? 11 से। फिर उसमें 6 की क्या आई है? कमी आई है। तो फिर 11 से इजाफा होने के बाद जो 6 की कमी आई है, तो 6 की कमी आने के बाद ये अकाउंट बैलेंस कितना बचता है? 55 का। तो टैक्स लॉ भी आपको पता है ना, जो अनफंडेड ग्रेचुटी होती है उसको अक्रूवल बेस पे अलाउ नहीं करता, और उसका एक्सपेंस वो एड बैक करवाता है और पेमेंट को अलाउ करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ग्रेचुटी एक्सपेंस को हम एड बैक करवाएंगे कितने से? 11 से। और लेस करवाएंगे कितने से? 6 से। याद है या भूल चुके?
मैंने कहा इस अकाउंट की एडजस्टमेंट बहुत सारी हैं, ख्याल रखिएगा। तो बज़ाहिर तो मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है, आप में से कोई बता सकता है कि इस अकाउंट में कितनी एडजस्टमेंट है नॉन कैश आइटम? अगर मैं इस क्वेश्चन को शुरू करूं, ठीक है, तीन तो यही मिल जाएंगे आपको। आपको गेन हुआ है व्हीकल की डिस्पोजल पर, आपको गेन हुआ है इन्वेस्टमेंट के डिस्पोजल पर, और ये 30 आपकी क्या डिविडेंड इनकम। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए तो मैं अभी हेडिंग वगैरह नहीं लगा रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप बताइए प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बेटा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है बेटा? 88 मिलियन। तो आप 88 मिलियन से इसको स्टार्ट ले रहे हैं, रुपीज इन मिलियन। उसके बाद आप लिखते हैं एडजस्टमेंट फॉर। और वो एडजस्टमेंट फॉर क्या है? नॉन कैश आइटम। उसमें आप सबसे पहले एड बैक करवाते हैं डेप्रीसिएशन, जो कि क्वेश्चन हमें बताइए 50 मिलियन की, तो 50 मिलियन हमने एडजस्ट करवा दिए 50 मिलियन डेप्रीसिएशन। उसके बाद सेकंड नंबर पे बारी आती है किसकी? इम्पेयरमेंट की। इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट हमने कितने से एड बैक करवा दी? 11 से। ठीक है, दो आइटम हो गए हमारे पास, यस और नो बोलिए, सब लोग जवाब दीजिए। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम इसके अंदर लॉस ऑन डिस्पोजल एड बैक करवाते हैं, लेकिन लॉस तो कोई बताया ही नहीं गया, तो हम बोलेंगे गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आपने डिस्पोज ऑफ किया है, उसका गेन कितना है? उसका गेन है 2 मिलियन, वो एड बैक करवा दिया। तो उसके बाद आपने कहा गेन, वो सॉरी लेस करवा दिया, गेन है ना। फिर आपने कहा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ करने पे कितना गेन हुआ था आपको? 3 मिलियन, वो भी लेस करवा दिया आपने। ठीक है जी। फिर आपने कहा डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम हुई थी, वो भी करवा दिया आपने, लेस करवा दिया। कितने से हुई डिविडेंड इनकम? 30 मिलियन से। इसको हम यहाँ से रिवर्स करवा के कहाँ दिखाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, उसके बाद अगर और आगे बढ़ते हैं हम, तो हमारे पास कुछ और चीजें आएंगी। जैसे आपको दिख रहा है फाइनेंस चार्ज कितना? 75 मिलियन। फाइनेंस चार्ज आपने ऐड कर 75। अच्छा, उसके बाद आपको ग्रेचुटी एक्सपेंस दिखाई दे रहा है। ग्रेचुटी एक्सपेंस आपको निकालना है कैसे?
कि आपने इस साल ग्रेचुटी एक्सपेंस कितना प्रोविजंस का बनाया है, तो ग्रेचुटी एक्सपेंस को आपने एड बैक करवाना है। वो कैसे करवाएंगे, उसके लिए अगर आप टी अकाउंट चाहे टी अकाउंट में लें, और चाहें तो जो अप्रोच मैंने अभी आपको थोड़ी पहले सिखाई वो क्या कर लें, फॉलो कर लें। वो अप्रोच क्या है कि ये जो बैलेंस है 55 का, ये 5 ये 6 की पेमेंट करने के बाद है। तो अगर 55 6 की पेमेंट करने के बाद 6 में क्या करें, प्लस करें, तो हमारी लाइबिलिटी का बैलेंस क्या रहा साल भर में, 61। उसमें से अगर ओपनिंग बैलेंस 50 क्या कर दें, माइनस कर दें, तो हमने इस साल अपनी लाइबिलिटी को बढ़ाया है कितने से, 11 से। तो लाइबिलिटी बढ़ाने के लिए हमने लाइबिलिटी को क्रेडिट किया और एक्सपेंस का कर दिया, डेबिट कर दिया। उस एक्सपेंस को हम एड बैक करवाए, डेबिशन एड बैक करवा दी हमने, इम्पेयरमेंट एड बैक करवा दी हमने, गेन ऑन डिस्पोजल करवा दिया, गेन ऑन डिस्पोजल इन्वेस्टमेंट करवा दिया, डिविडेंड इनकम का इफेक्ट ले लिया, फाइनेंस चार्ज का इफेक्ट ले लिया, ग्रेचुटी एक्सपेंस का इफेक्ट ले लिया। ठीक है, उसके बाद बैड डेट्स, बैड डेट्स। ठीक है, बैड डेट का भी अगर आप गौर करें तो हमने क्या बनाया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है कि इस साल हमने कितना एक्सपेंस चार्ज किया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। बताइए आप सब, बैड डेट की वजह से कितना एक्सपेंस चार्ज किया है, 10 का। तो आप उसको भी एड बैक करवा देते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमने जितने भी नॉन कैश आइटम पॉसिबल आ रहे थे वो क्या करवा दिए, एड बैक करवा दिए, जो इस क्वेश्चन में थे। ऐसा करने से अब हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये बताइए कितना आंसर बनता है। 88 में ये सब आपने ऐड करवा दिया, ये लेस करवा दिया, ये और ये इफेक्ट ले लिया। यहाँ आंसर बताइए कितना बनता है। सब लोग बताइएगा यहाँ तक आंसर कितना बनता है। सिर्फ नीरज इसका आंसर नहीं चाहिए बेटा, ये मिलाकर आंसर आएगा। ये मैंने बॉक्स नहीं बनाया, ये सब मिलाकर आंसर आएगा, कितना आंसर बनता है। बताया भाई सब लोग, 210, 211, 210, कंफर्म करें। अनस कह रहे हैं 211, 210 आ रहा है। अनस बेटा दोबारा देखो। ओके 210 आ रहा है। अब यहाँ इफेक्ट आएगा चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। आप बोलेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स।
क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले ओपनिंग, मैंने कहा था करंट एसेट के सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस लिखें, ताकि अगर ओपनिंग बैलेंस कम हो और क्लोजिंग ज्यादा हो तो नेट इफेक्ट क्या बन जाए? नेगेटिव बन जाए, अगर आपको याद हो। तो आप सब जानते हैं ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 57, जो कि 5% प्रोविजन नेट ऑफ करने के बाद दिया हुआ है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें और डिवाइड बाय 95 करें तो ये ग्रॉस बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि हमने पूरा बेडेड एक्सपेंस एड बैक करवा दिया है। तो इस बैलेंस को, पूरा बेडेड एक्सपेंस एड बैक करने के बाद इस बैलेंस को ग्रॉस बैलेंस बन जाना चाहिए, क्योंकि हम बेडेड की एंट्री को रिवर्स मान रहे हैं एक तरीके से। तो इस 57 को मैंने यहाँ पर 57 नहीं बल्कि क्या लेना है, 60 लेना है। यस और बताइए आप लोग। और इस 133 को मैंने क्या लेना है, 140 लिखा मैंने। 133 मल्टीप्लाई बाय 100 किया, डिवाइड बाय 95 किया, प्लस इसमें जो मैंने बेडेड राइट ऑफ करवाए थे 6 के, वो भी मैंने ऐड बैक कर दिया। कि अगर प्रोविजन बनने से पहले मेरा बैलेंस 140 था और बेडेड राइट ऑफ होने से पहले मेरा बैलेंस 146 था, तो अगर कोई बेडेड और कोई प्रोविजन ना बना होता तो ये बैलेंस 146 होता, और लास्ट ईयर भी नहीं बना होता ये बैलेंस 60 होता। तो 60 और 146 का डिफरेंस बेटा कितना आ रहा है, आप सब बताएं। 60 और 146 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 86 आ रहा है, 86 आ रहा है। नेगेटिव, यस और नो? उसके बाद आप लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड। हम लिखें इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड। इंक्रीज इन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड को इंक्रीज किया। स्टॉक इन ट्रेड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो पहले लिखें कितना, 68, और 68 में से आप लेस करवा दें 97। बताइए क्या आंसर आता है आपके यहाँ? 29। 29 का इम्पैक्ट भी क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। उसके बाद अदर रिसीवेबल्स, अदर रिसीवेबल्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। 120 से क्या बन गए, 100। तो आप बोलेंगे डिक्रीज इन अदर रिसीवेबल्स। ठीक है जी, 120 आपका ओपनिंग बैलेंस है, 100 आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो 20 का इम्पैक्ट जो होगा वो पॉजिटिव आ रहा होगा। उसके बाद अब आ जाए आप करंट लायबिलिटी वाली साइड पर। करंट लायबिलिटी वाली साइड पर, करंट लायबिलिटी में आपको दिखा हुआ मिलेगा ट्रेड एंड अदर पेएबल्स। ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, तो ट्रेड और अदर पेएबल्स जो है उसमें आपका इंटरेस्ट पेएबल का बैलेंस भी शामिल है। इसमें आई थिंक 3 शामिल था और इसमें 7 शामिल था, ऐसा कुछ था, हमने पढ़ा था अगर आपको याद है। क्वेश्चन कहता है trade and other payable include financial charges amounting to ₹7 million and 3 million last year। तो लाइबिलिटी लिखते वक्त हमें क्या करना था, क्लोजिंग बैलेंस पहले लिखना था और ओपनिंग बाद में। जरा आप इसको गौर से देखिएगा मैं किस तरह लिख रहा हूँ। ट्रेड एंड अदर पेबल्स वैसे क्या हुए, इंक्रीज हो, तो हम लिखेंगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ओपनिंग बैलेंस हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है कितना, 73। इस 73 के जो पेएबल का बैलेंस है इसमें 7 मिलियन जो आपका इंटरेस्ट पेएबल। अब चूंकि हम इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट इस तरह करते हैं कि हम इंटरेस्ट एक्सपेंस पूरा का पूरा एड बैक करवा देते हैं और उसकी पेमेंट हम लेस करते हैं, तो लिहाजा किसी भी चीज का अगर हम ट्रीटमेंट इस तरह कर रहे होंगे, उसका एक्सपेंस एड बैक करवा के उसकी पेमेंट लेस कर रहे होंगे, तो फिर हमें उसके रिसीवेबल और पेएबल का इम्पैक्ट वर्किंग कैपिटल मिलने की जरूरत नहीं होगी। तो इसलिए
मैं यहाँ से इस पेबल में से 7 मिलियन का कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, वरना मेरा इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें से माइनस करूंगा मैं क्या, ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका 56, और 56 में आपका इंटरेस्ट पेबल कितना है 3। 73 में जब 7 माइनस हुए क्या बचा 66, और 56 में जब 3 माइनस हुए क्या बचा 53। तो 66 और 53 का जो डिफरेंस है वो क्या बनता है, 66 और 53 का डिफरेंस क्या बनता है, 66 और 53 का डिफरेंस क्या बनता है, 13 बनेगा। 66 में से 53 लेस हो रहा है, 53 में अगर 7 प्लस करें तो क्या बनेगा 60 में अगर 6 प्लस करें तो क्या बनेगा 66। तो 7 और 6 कितने होंगे 30। उसके बाद अब जो टैक्स पेएबल है और डिविडेंड पेएबल है, इसका भी इम्पैक्ट मैंने नहीं लेना, इसलिए कि मैं इनकी पेमेंट दिखाऊंगा। जिस चीज की मैं एक्सपेंस एड बैक करवा के पेमेंट दिखाता हूँ, डिविडेंड तो एक्सपेंस बना ही नहीं है तो उसको एड बैक नहीं करवाया, इसकी पेमेंट लेस करवाएंगे। टैक्स हमने एक्सपेंस माना है तो टैक्स को हमने ऑटोमेटिकली एड बैक करवा दिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेकर। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना ऐसे है जैसे 61 में 21 ऐड करवा के 88 लेना। तो टैक्स एक्सपेंस में ऐड बैक हुआ हुआ है, अब जस्ट पेमेंट लेस करवाने, जिस चीज का एक्सपेंस ऐड बैक करवा के पेमेंट लेस करवाऊंगा उसका फिर मुझे लाइबिलिटीज का डिफरेंस चेंज इन वर्किंग कैपिटल में दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक का आंसर आएगा ग्रॉस फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कितना 210 में से 86 माइनस कीजिए, 29 माइनस कीजिए, 20 प्लस कीजिए, 13 ऐड कीजिए, 128। गुड। अब इसमें से लेस करवाइए क्या, ग्रेचुटी पेड। डिविडेंड पेएबल का आप क्योंकि डिविडेंड पेड लेस करवाएंगे तो ज्यादा डिविडेंड पेएबल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ग्रेचुटी पेड डिविडेंड एक्सपेंस ही नहीं होता ना, डिविडेंड का इम्पैक्ट सीधा कहाँ गया होता है रिटेन अर्निंग। तो जब डिविडेंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस ही नहीं बना तो आप उसको एक्सपेंस क्यों एड बैक करवाएंगे। डिविडेंड की एंट्री आपने कहीं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर चार्ज की है, डिविडेंड की एंट्री बनाई है रिटेन अर्निंग डेबिट। रिटेन अर्निंग डेबिट होने का मतलब क्या, सीधा इम्पैक्ट इक्विटी पे पड़ा है। प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस कहाँ बनाए डिविडेंड, यार बेसिक कॉन्सेप्ट ठीक करने होंगे। जब एक्सपेंस बना ही नहीं है तो प्रॉफिट के ऊपर चार्ज नहीं हुआ, प्रॉफिट हमेशा बिफोर डिविडेंड होता है, तो उसमें डिविडेंड को एड बैक करवाने की जरूरत ही नहीं। ग्रेचुटी पेड इस साल हमने कितनी ग्रेचुटी पे की है, 6 मिलियन की, वो लेस करवा दी। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट पेड कैसे निकालें भाई, हमारे ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल जो हमने माइनस करवाया था वो कितना था 3 था। अगर 3 मिलियन हमारा ओपनिंग इंटरेस्ट पेबल था, इस साल हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस चार्ज किया है 75 से, तो 3 की लाइबिलिटी में 75 का एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस के नाम से डेबिट किया और लाइबिलिटी में क्या किया क्रेडिट किया, तो लाइबिलिटी और लाइबिलिटी प्लस होकर कितनी हो गई 78 हो गई, यस और नो। तो अगर हमने साल भर में कोई इंटरेस्ट पे ना किया होता तो हमारा इंटरेस्ट पेबल का बैलेंस 78 होता, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट पेबल का बैलेंस जो है वो 7 है, जो ट्रेड और अदर पेबल के बैलेंस में शामिल है। तो अगर 78 बैलेंस नहीं है बल्कि 7 है तो बाकी सारा इंटरेस्ट क्या हो चुका, पे हो चुका। कितने से 71 से।
यस और 3 + 75 - 7। भाई जवाब दीजिए कि आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। 3 इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग बैलेंस है, इतने से एंट्री बनी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। तो लाइबिलिटी हमारी 3 में 75 से बढ़ के 78 हो गई। लेकिन अगर साल के एंड पर आपकी एसएफपी लाइबिलिटी का बैलेंस 7 दिखा रही है तो बाकी लाइबिलिटी कहाँ गई? यकीनन पे हो गई ना। तो अगर 1 रुपया भी आपने साल भर में पे ना किया होता तो आपका इंटरेस्ट पेबल अभी कितना आ रहा होता? 78 आ रहा होता। तो अगर आपका इंटरेस्ट पेबल अब 7 आ रहा है, 78 में से कितना पे हुआ है कि वो 7 रह गया है? जवाब दें सब लोग। 78 में से कितना पे हो गया है कि वो 7, क्योंकि वो पे करने के बाद आपकी लाइबिलिटी का बैलेंस 7 रह गया, पे हुआ है 71 से। फिर उसके बाद टैक्स पेड। टैक्स पेड भी ऐसे निकलेगा। टैक्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस कितना है आपके पास? 5 का। और एक चीज डेफर्ड टैक्स थी, वो भी मैंने इसमें कंसीडर करनी है। टैक्स पेएबल का ओपनिंग बैलेंस था 5 का और डेफर्ड टैक्स 21 का था। 5 और 21 मिलकर कितने हो जाएंगे? 26। तो आप बोलेंगे 5 + 21 26। अगर इस साल हम टैक्स एक्सपेंस चार्ज कर रहे हैं 21 से, तो हम क्या एंट्री बना रहे हैं? टैक्स एक्सपेंस डेबिट और टैक्स पेएबल क्रेडिट। तो ओपनिंग लायबिलिटी अगर 26 है तो उसमें 21 का मजीद इजाफा हो रहा है। तो 5 + 21 26, 26 + 21 47। तो अगर हमने साल भर में टैक्स का 1 रुपया भी पे ना किया होता तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी का 47 होना चाहिए था। अब चेक करते हैं हमारा क्लोजिंग बैलेंस क्या है। हमारा क्लोजिंग बैलेंस है टैक्स पेएबल का 12 और डेफर्ड टैक्स का 15। 12 और 15 में कितने होते हैं? 27। तो अगर लाइबिलिटी 47 होती, अगर हम 1 रुपये पे ना करते और लाइबिलिटी 47 के बजाय कितनी है? 27 है। तो 47 कितने से कम होकर 27 बना है? यकीनन 20 से। तो अगर आप इसमें से 47 लेस करवा देंगे तो यहाँ पर टैक्स पेड मिल जाएगा आपको 20। यस और जवाब। तो यहाँ पर आके आप सब रुक रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे। अगर बात समझ में आ रही है तो ठीक, नहीं आ रही तो भी बता दें, मैं फिर किसी और तरीके से समझाऊंगा, लेकिन रिस्पॉन्स देगा बस। ओपनिंग बैलेंस हमारा लाइबिलिटी का था 5 + 21 26। इतने से एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस डेबिट हुआ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, लाइबिलिटी क्रेडिट हो गई, तो ये बैलेंस लाइबिलिटी का पार्ट बन गया। लाइबिलिटी का टोटल बैलेंस इन सबसे मिलकर 47 हो गया। और लाइबिलिटी का अगर बैलेंस जो है वो क्लोजिंग 27 है तो लाइबिलिटी होनी चाहिए थी 47, लेकिन है 27, तो फिर 20 से लाइबिलिटी क्या हुई है? पे हुई है। यस और 5 + 21 26, 26 + 21 47। 47 हमारा बैलेंस होता अगर 1 रुपये भी पे ना होता, लेकिन बैलेंस है कितना? 27। तो 47 और 27 का डिफरेंस क्या हो चुका है? पे हो चुका है। तो यहाँ आंसर निकाल लें, नेट कैश इनफ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 31। उसके बाद नीचे आंसर आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।
वो निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपने बोलना है एडिशन टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, एडिशन टू इन्वेस्टमेंट्स। आप सब बताइए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का हमने कितना एडिशन निकाला हुआ है, 289। इसकी एंट्री पड़ी है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, तो हमारी जेब से क्या हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है। यहाँ से हम 289 को नेगेटिव बैलेंस दिखाएंगे। इन्वेस्टमेंट्स में कितना एडिशन हुआ ये भी जरा देख लीजिएगा, तवज्जो दरकार होगी। इन्वेस्टमेंट हमारी ओपनिंग 100 थी और क्लोजिंग 130 है। और क्वेश्चन कहता है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर 10 मिलियन की कैरिंग वैल्यू वाली इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ की। तो अगर इस तरह सोचिए 10 मिलियन की इन्वेस्टमेंट डिस्पोज ऑफ ना होती तो ये बैलेंस क्या होता है, 140 होता। और ओपनिंग बैलेंस कितना था, 100 का, मतलब हुआ 140 से बढ़ के 140 बना। फिर उसमें 10 का क्या हुआ, डिस्पोजल हुआ, तो वो 130 रह गया। ड्यूरिंग द ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा कितने से हुआ है, 100 140 100 140 बना है, नहीं इजाफा कितने से हुआ है, 40 से। यस और नो, आप मुझे इतना बताएं। तो आप इसको इस तरह लिखते हैं कि भाई अभी अगर हमारा बैलेंस 130 है और डिस्पोजल ना होता तो ये बैलेंस 10 से ज्यादा होता, तो टोटल बैलेंस 140 होता और ओपनिंग बैलेंस 100 का था। तो 100 यकीनन 140 बना होगा 40 से मजीद इन्वेस्टमेंट करके। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हुई होगी 40 से, कैश या बैंक क्या होगा, क्रेडिट हुआ होगा। फिर सेल्स प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। तो जब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का आपने डिस्पोजल किया उसकी डब्ल्यूडीवी 5 मिलियन थी और आपको 5 मिलियन पर गेन हुआ है 2 मिलियन का, तो आपको जो डब्ल्यूडीवी गेन जो होता है वो डब्ल्यूडीवी से ऊपर की रकम होती है। तो अगर आप डब्ल्यूडीवी में गेन प्लस कर दें तो आपने एसेट कितने का बेचा, 7 मिलियन। उसके बाद सेल प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन के मुताबिक ड्यूरिंग द ईयर आपने 10 मिलियन की डब्ल्यूडी वाली इन्वेस्टमेंट बेची है, इतने गेन पर बेची है, 3 मिलियन की गेन पे बेची है अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो गेन जब भी होता है जब आपको डब्ल्यूडीवी से 3 मिलियन ऊपर मिले, यानी आपकी आपकी सेल प्रोसीड क्या थी, 13 मिलियन। अगर आप डब्ल्यूडीवी में गेन ऐड करवा देंगे तो आपको सेल प्रोसीड मिल जाएगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने डिविडेंड रिसीव किया, उस डिविडेंड को हमने यहाँ से ऊपर लेस करवा दिया, तो आप क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड करवा देंगे। अब बोलेंगे डिविडेंड रिसीव्ड, कितना है वो डिविडेंड रिसीव्ड, 30 मिलियन। तो अगर आप इन पांचों आइटम को सम कर देंगे आपको नेट कैश आउटफ्लो मिल जाएंगे, नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। 279। उसके बाद बेटा बारी आएगी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज।
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करके आपको कितना अमाउंट मिला है। तो हमने कहा भाई हमारा जो क्लोजिंग शेयर कैपिटल है वो 494 है। 494 जो है वो इजाफा करने के बाद, अगर 494 में से हम 440 को 1.05 से मल्टीप्लाई करने के बाद लेस करवा दें तो बताइए आंसर क्या बनेगा। 32 नहीं बनेगा आंसर। 440 को 1.05 से मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या हुआ, इसमें 5% बोनस शेयर शामिल कर देना क्योंकि वो कैश फ्लो आइटम नहीं। जब 440 को 1.05 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें 22 ऐड हो गया और ये बैलेंस 462 बन गया। और जब 494 में तो 462 लेस कर रहे हैं तो फिर उतना शेयर कैपिटल का इजाफा मिल गया जो अगेंस्ट कैश और इसके अलावा मजीद 8 रुपए शेयर प्रीमियम के, तो टोटल कितने से आया 40 से। जैसा क्योंकि शेयर प्रीमियम की रकम भी तो आपको रिसीव हुई, तो इधर इसका और इसका डिफरेंस 32 और शेयर प्रीमियम का इफेक्ट 8 का, टोटल इफेक्ट 40 का। ठीक है, बताइए। अच्छा, क्वेश्चन के मुताबिक ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई लोन वगैरह रीपे किया, ऐसा कुछ बताया नहीं गया, या कोई नया लोन जनरेट किया ये भी नहीं बताया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लोन का बैलेंस 110 से 330 हुआ है तो वो कितने से बढ़ा है, तो आप बोलेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम लोन। तीन सौ तीस माइनस 110, इजाफा कितने से हुआ, बताइए इजाफा कितने से हुआ, 220। ठीक है, यस और नो। और इसमें से लेस करवा दें क्या, डिविडेंड पेड। याद रखिएगा डिविडेंड डिक्लेयर्ड आपका जो था वो 22 था, लेकिन डिविडेंड पेड आपने निकाला था डिविडेंड पेएबल के अकाउंट्स, वो डिविडेंड पेड जो था वो कितना था, 20 से। सही बेटा, ये 20 आपने लेस कर दिया। तो आपको नेट कैश इनफ्लोज मिल गए। फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 240। तो अगर आप ये तीनों एक्टिविटीज का अगर सम करें, 31 279 और 240, 31 पॉजिटिव 279 नेगेटिव और 240 पॉजिटिव, यहाँ क्या आंसर आता है, माइनस का 8। और यही हमारा कैश फ्लो का आंसर था। हम इसे क्या बोलेंगे, इसको डिक्रीज इन कैश ड्यूरिंग द ईयर। इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस
of cash and cash equivalents. कितना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 39। तो जैसे आप ऐड करेंगे इसको तो आपको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वेरीफाई हो जाएगा। कितना? 30। ठीक है बेटा, ये आपके सामने एक तफसीली एक ज्यादा एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया। आप उसको दोबारा भी खुद से ट्राई करके देखिएगा। ठीक है जी, तो इसको यहाँ तक एंड करता हूँ। इंशाल्लाह बाकी बातें आपसे अगली क्लास में करेंगे।